आदाब। कुछ लम्हे फुर्सत के प्रोग्राम में आप सभी का खैर मकदम है। अक्सर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनके पेशा कहें या फिर शौक हम काफी हद तक मुतासिर हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर आसमान में उड़ता हुआ जहाज, अगर उसकी पायलट कोई खातून हो तो, या फिर कोई बस ड्राइवर औरत हो या फिर ट्रक ड्राइवर, तो उन्हें देखकर एक काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आती है और एक जज्बा हमारे दिल में पैदा होता है कि भाई वाकई ये क्या कमाल का काम कर रही हैं। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में, इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसी ही ख़वातीन से करवाएंगे जिनका पेशा या फिर ये कहें कि शौक बहुत ही मुख्तलिफ सा है। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है इला रमेश भट्ट। इनकी पैदाइश 7 सितंबर साल 1933 में अहमदाबाद में हुई, पर बचपन का ज्यादातर वक्त सूरत में ही गुजरा। वालिद पेशे से वकील थे और वालिदा खवातीन की तहरीक से जुड़ी थी। इला जी ने भी वकालत की, लेबर कोऑपरेटिव में डिप्लोमा भी किया। गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा मुतासिर रहीं और इंडियन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजर, एक्टिविस्ट और सेवा की फाउंडर की हैसियत से शोहरत हासिल की। अपने काम के दौरान कई गरीब और मेहनती खवातीन से मुलाकात हुई जो छोटे छोटे काम करके अपना घर का गुजर बसर कर रही थी। इन्होंने साल 1972 में ऐसी ही खवातीन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेवा, यानी सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन। सेवा ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ। अपने सोशल वर्क के जरिए मुल्क और बैरून ममालिक में कई अवार्ड हासिल किए, जिसमें पद्म भूषण, मैग्सेसे अवार्ड, पीस अवार्ड और ऐसे ही कई काबिले जिक्र एजाजात और इनामात से नवाजा जा चुका है। वाकई इनका ये जज्बा और हौसला देखकर हमें भी सबक मिलता है बड़े से बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी पहली मेहमान से, जो ना तो कोई डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं और सिलाई बुनाई कढ़ाई ये भी नहीं करती, बल्कि उनका पेशा बहुत ही मुख्तलिफ सा है। वो हैं मुल्क की पहली लेडी बाउंसर। तो आइए आपकी करवाते हैं मुलाकात मेहरून निसा साहिबा से और करते हैं उनका खैर मकदम। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो में। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा मेहरून निसा साहिबा, सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आखिर बाउंसर ये होते कौन है और इनका क्या काम होता है। बाउंसर जो एक सिक्योरिटी, जिस तरीके से सिक्योरिटी गार्ड हैं उसी तरीके से हम बाउंसर भी होते हैं, जो लोगों की सेफ्टी करते हैं, लोगों को सिक्योर करते हैं और उनका काम बस यही होता है। और दूसरा मतलब कहीं भी कुछ गलत हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने का काम बाउंसर करते हैं। मेहरून निसा साहिबा, ये जो एक काम है बाउंसर का, ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम है और अगर कहा जाए कि ये मर्दों का एक तरीके से पेशा है। और उस ज़माने में जब आपने इस फील्ड में कदम रखा था तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से औरतों को इतनी इजाज़त भी नहीं थी कि वो इतना कि मतलब खुला पेशा वो अपनाएं, घर से निकलें और इस तरीके के पेशे में आए। तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? उस टाइम जब मैं इस लाइन में आई थी, हाँ आपने सही बोला कि उस टाइम लेडी बाउंसर नहीं होती थी और वो माहौल भी नहीं था। घर से बाहर निकलना पे पाबंदी होती थी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी भेजते नहीं थे, तो जॉब तो बहुत मुश्किल की बात थी। और ये नहीं था ज़रूरी कि अपने ही बोलें, आस पड़ोस के लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं वो भी 100 बातें रख देते थे। तो ये बहुत मुश्किलात थी, लेकिन मैंने ये सब सोच लिया था कि मुझे किसी को जवाब ही नहीं देना। जब मेरे अम्मी को मेरे पे विश्वास है और मुझे पता है ये रास्ता अच्छा है, बिल्कुल सही है, नेक है, तो मैं उस पर काम कर रही हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, किसी की सुन के या किसी की बातों में आके मुझे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। और मैं किया ये सब काम। मैं बाउंसर का काम करती गई और लड़कियों को भी इस बारे में समझाया, देखो घर बैठने से अच्छा है ना अपने बाउंसर की ड्यूटी कीजिए, और इसमें इज्जत भी मिलती है और हम दूसरों को सिक्योर कर रहे हैं, दूसरों की सेफ्टी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेस्ट था और मैं कर पाई इस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ एक ये होती है कि अक्सर बचपन में हम सभी ये एक सोच रखते हैं कि बड़े होकर हम क्या बनेंगे। ख़ासतौर से बच्चे अक्सर कहते हैं मैं तो टीचर बनूंगी, या कोई कहता है डॉक्टर या इंजीनियर। तो आपने कभी ऐसा सोचा बचपन से, या कब आपके दिमाग में ये आया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी? बचपन में तो मैं अपने आप को पुलिस ऑफिसर या आर्मी के सपने ही देखती थी। अच्छा। अब्बू को पसंद नहीं था कि मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बने, पता नहीं क्यों उन्हें पुलिस ऑफिसर से चिढ़ता।
तो होता है ना माँ बाप को कि मेरा बेटा अक्सर करके पहले तो ये होता था छोटी सी उम्र में ही शादी कर देते थे, लड़की का कमाना मतलब कमा के पैसा लाना वो अच्छा नहीं मानते थे। तो मैं एक पुलिस ऑफिसर बन जाऊँ ये तो बिल्कुल नहीं था, और मेरा सपना यही था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ। अचानक से मुझे ये बाउंसर की जॉब दिखी जिसमें मुझे लग रहा था मेरा सपना सच हो रहा है, सेम हम वही काम है, वही मतलब यूनिफॉर्म चेंज है लेकिन सेम काम है, तो कहीं ना कहीं मेरा सपना पूरा होता, तो मैंने बाउंसर लाइन ज्वाइन की। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि जब आपने इस फील्ड में कदम रखा, ये चैलेंजिंग जॉब जो है आपने वो एक तरीके से एक्सेप्ट की, तो चाहे अपने हो या पराए लोगों ने आपको काफ़ी कुछ कहा सुना भी होगा, तीखी मतलब बातें भी आपको सुनने को मिली होंगी, तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? हाँ, लोगों ने बोला ये कौन सी जॉब करने जा रही है सुबह की। पहले क्या होता था ना, हम लोगों को ना सुबह 7 से कभी 5 बजे से ड्यूटी पे बुला लेते थे, तो उस टाइम सेलिब्रिटी होते थे उनके साथ जाना है, और उनका तो इवेंट कितना लंबा लंबा चलता, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक होता था। ये टाइमिंग नहीं होती थी, टाइमिंग कि भाई 8 घंटे का हो गया, 8 से 18 घंटे की भी ड्यूटी हो जाती थी। तो सुबह के गए रात के 2-2:30 बज जाते थे, तो आस पड़ोस के लोग ही बोल देते थे ये कौन सी ड्यूटी करने जा रही हैं, सुबह की गई अब आई हैं, मतलब लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते थे कि हमें पता है क्या करने जा रही हैं। तो हम लोगों को यही बात बोलते थे कि घर बैठ के बोलने से अच्छा ना चल के देखिए हम क्या ड्यूटी करते हैं, आपकी तरह घर पे नहीं बैठते, हम जाते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने के लिए। खुद के अपने ही परिवार के लोग बोलने लगते थे ड्यूटी करने नहीं जाती, मतलब ऐसो आराम करने जाती हैं, मतलब उल्टी सीधी भद्दी बातें। लेकिन हमने किसी का जवाब नहीं दिया क्योंकि ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि हम गलत रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, सही रास्ता चुना है हमने। तो अम्मी अब्बू को हमारे पे विश्वास था, औरों को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं थी। कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि जो अपने पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, अगर उनका सपोर्ट रहे तो लड़कियां किसी भी फील्ड में जा सकती हैं, कोई काम मुश्किल नहीं है। अच्छा, आज आपको देखकर नौजवान जो लड़कियां हैं अगर वो मुतासिर होती हैं, आपको अपना आइडियल भी मानती हैं, तो फिर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो इस फील्ड में आना चाहें तो उन्हें क्या करना होगा? देखिए, अगर कोई भी लड़की या लड़का बाउंसर बनना चाहता है और आगे बढ़ना चाहते, ज़रूरी नहीं है कि बाउंसर लाइन ही, कोई किसी भी फील्ड में जाना चाहे, तो सबसे पहले अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, अपने मतलब काम पे ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या बोल रहा है, सिर्फ अपने माँ बाप का विश्वास बनाए रखिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और बाउंसर बनने के लिए आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना होगा, अपने खाने पे ध्यान देना होगा, और ज़रूरी नहीं है आप पतले हैं कि आप बाउंसर नहीं बन सकते, आप मोटे नहीं बन सकते बाउंसर। आपको ना बस अपने मानसिक रूप से मतलब संतुलन को मतलब बिल्कुल फोकस करना है उस काम पे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ उस काम को। बाउंसर का मतलब ये तो नहीं है कि बहुत अच्छे मतलब बॉडी हो तभी बन सकते हैं, हाँ अपनी बॉडी फिट रखनी है आपको। और बाउंसर के लिए आपको थोड़ा मार्शल आर्ट भी सीखना होगा और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी होगी, और फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी फिट रखनी है, बस खाने पीने पे ध्यान देना है। अगर फिटनेस की ही बात करें तो आप क्या करती हैं अपने फिटनेस के लिए? मैम जिम जाती हूँ मॉर्निंग में। अच्छा, और कोई तरीके की बात जो आप हमारी मतलब उन नौजवान लड़कियों को कहना चाहेंगे? हाँ, खाना पीना आप किस तरीके का मतलब खाती हैं और क्या उनको कहना चाहेंगे, किस तरीके की एक्सरसाइज? क्योंकि देखें मर्दों का अगर हम देखें तो उनके जिस्म में और जो एक फीमेल है उनकी जो जिस्मानी चीज़ें होती हैं उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो अगर मतलब खातून को क्या करना चाहिए, ख़वातीन को? नहीं, अगर घर में आप एक्सरसाइज करती हैं तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, पुलअप कीजिए, पुशअप कीजिए, और पेट की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकती हैं अपने आप को फिट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप खाने पे कंट्रोल करें, बिल्कुल ही मतलब ना खाएं, डाइटिंग करें, तो आप योगा कीजिए, थोड़ा बहुत अपने आप को फिट रखिए। और कोई भी बाहर की मेडिसिन मत लीजिए, मेडिसिन पे बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि देखिए उसका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। खाना घर का नॉर्मल खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी, इस पे ध्यान दीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए ज़्यादातर। जंक फूड्स वगैरह आजकल लोग काफ़ी खाना पसंद करते हैं। हाँ, तो उस पे देखिए अगर आपकी बॉडी आपका साथ देगी तो आप सब कुछ कर सकते हो। अच्छा मेहरुन्निसा जी, आप एक आज मकाम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़ास तौर से उन ख़वातीन को, नौजवान लड़कियों को जो इस पेशे में आना चाहती हैं और आपकी तरह बनना चाहती हैं? देखिए, हर लड़की मुझसे भी आगे जा सकती है, क्योंकि हर छोटी से छोटी बड़ी लड़की का सपना होता है कुछ बनने का, कुछ करने का। अपने मकसद पे ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए,
और देखिए आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। अच्छा मेहरुन्निसा जी, आपको कैसा लगता है, आप मुल्क की पहली लेडी बाउंसर हैं? स्टार्टिंग में जब मैंने सुना था कि मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर हूँ तो मुझे शॉट लगा यार, इतना बड़ा मतलब खिताब मुझे हासिल हुआ है। तो कहीं मुझे मतलब फील ही नहीं होता कि मुझे सपना लगता था। फिर देखते देखते सब बोलने लगे तो अब खुद पे मतलब प्राउड होता कि मैं इंडिया की फर्स्ट लेडी बाउंसर हूँ, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो वाकई मेहरुन्निसा जी, जो ये आपका काम है, जो ये पेशा है, बहुत ही मुख्तलिफ सा है और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए एक मिसाल है और उनके लिए एक हौसला भी है आगे बढ़ने का। और जो भी वो चाहती हैं, जिस तरीके के भी पेशे में वो आना चाहती हैं, उसमें वो आगे बढ़ें, उसे अपनाएं, समाज की परवाह करें, लेकिन इतना नहीं कि उसको अपने ऊपर हावी होने दें। और ख़ास तौर से अगर अपनों का साथ अपने साथ है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, अपने साथ में है, अपने माता पिता साथ हैं, माँ बाप साथ हैं, तो किसी का डर ही नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास। और अधिकतर पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, सिर्फ अपने बच्चों का विश्वास रखिए, देखिए वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि माँ का विश्वास और पिता का विश्वास जो होता है ना, माता पिता का विश्वास जो है ना, बच्चों को हमेशा आगे ले आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहरुन्निसा जी। आज आपने हमारे इस शो के ज़रिए उन ख़वातीन को, उन नौजवान लड़कियों को उनकी एक हौसला अफजाई की है। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमने अभी बात करी मेहरुन्निसा साहिबा से। अब हम आपको अपनी अगली मेहमान से मिलवाएंगे। उनका काम भी, और या यूँ कहें कि शौक़, बहुत ही मुख्तलिफ सा है। तो मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊँ, क्यों ना आपकी मुलाकात उनसे करवा लूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक अलग सी शख्सियत से। लीजिए, उन्हें ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ मैं इस सुकून भरी जगह पर। वैसे अक्सर वो ऐसी जगहों पर पाई जाती है। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रियांशा की, जो कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत। प्रियांशा, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियांशा, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने अपनी तालीम कहाँ से हासिल की, और ये जो अनोखा सा शौक़ है वो आपके अंदर कैसे पनपा? मेरी शुरुआती तालीम हुई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहाँ मैंने अपनी बीएससी की। उसके बाद एमएससी करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, जहाँ से मैंने अपनी पीएचडी भी पूरी की जेनेटिक्स में। जी। उसके बाद जिस दिन मैंने अपनी पीएचडी सबमिट की, सबसे पहला काम किया, मैंने अपना बैग उठाया और मैं अकेले जंगल पहुंच गई। अच्छा। तो वो मेरी पहली मुलाकात थी जंगली जानवरों से, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो इतना खूबसूरत था कि वो पहली बार जो मैं गई, उसके बाद मैं बाधित हो गई बार बार जाने के लिए। अच्छा जी। तो पहले तो मैंने जॉब करते हुए, मैं रिसर्च एसोसिएट थी, जॉब करते हुए मैंने थोड़ा थोड़ा समय निकाला, हर महीने या हर 2 महीने पे मैं निकल के जाया करती थी। बट ये शौक़ फिर धीरे धीरे जुनून बन गया और फोटोग्राफी मेरे लिए एक पैशन बन गया। तो मैंने अच्छा कैमरा ख़रीदा और फिर जंगल जाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बस मेरी एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई। कोई भी शौक़ किसी इंसान के अंदर है, जब तक उसका जुनून ना हो तो वो परवान नहीं चढ़ता। अच्छा, ये बताइए कि आपको कभी डर नहीं लगता? क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि ये जो एक जॉब है बड़ी चैलेंजिंग है, और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर से। तो आपको कभी ऐसा कभी डर नहीं लगा कि मैं जंगल में जा रही हूँ, अकेली जा रही हूँ, तो मेरे साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए? बिल्कुल। जिस दिन मैं पहली बार जंगल गई थी, जिस रिजॉर्ट में मुझे जाना था, उनको कम से कम 10 बार कॉल करके मैंने परेशान किया था। अच्छा। कि मैं अकेले आ रही हूँ, प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, मुझे पिकअप कर लीजिएगा। बट जिस दिन मैं वहाँ पहुँची, वहाँ का माहौल ही अलग था। इतने अच्छे लोग, इतने सादे सिंपल लोग। और हाँ, ये भ्रांति है कि लड़कियों के लिए ये शायद बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल जगह है काम करने के लिए। बट अगर विल पावर है तो आप किसी भी जगह जाके कैसा भी काम कर सकते हो। ये मैंने अपने पीएचडी के दौरान ही रियलाइज़ कर लिया था। तो जब मैं जंगल गई और मैंने ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक़ जब धीरे धीरे आगे लेके गई, तो लोगों ने सपोर्ट भी करना शुरू किया, क्योंकि इसमें लड़कियां ज़्यादा नहीं हैं। तो लड़कियों को देखकर, लड़कियों को आता देखकर लोगों को भी अच्छा लगा कि अच्छा, लड़कियां भी कैमरा उठा रही हैं, फोटोग्राफी कर रही हैं। फिर धीरे धीरे मैं टूर लेके जाने लगी, तो लोगों ने सपोर्ट किया। जंगल लोगों में है कि शायद एक डरावनी जगह है, जंगली जानवर है, बट
आप यकीन मानिए जितनी समझ जंगली जानवरों में है उतनी समझ इंसानों में नहीं है। अच्छा। जी, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एक सफारी के दौरान हमने एक टाइगर को देखा। वो पानी में आराम से अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, वो लेटा हुआ था। तब तक हमारे जो वन रक्षक हैं वो ज़्यादातर या तो साइकिल पर जाते हैं या फिर बाइक पे जाते हैं। तो एक वन रक्षक जो कि साइकिल पर आ रहे थे, उसको आहट हुई। जैसे ही उसको लगा कि कोई साइकिल पर आ रहा है, वो उठा, उसने रोड क्रॉस किया, उधर पार जाके इंतज़ार किया। जब वो चला गया, वो वापस आया और वापस उसी पूल में आराम करने लगा। तो ये जो बाघ, आप समझिए, इतना फिरोशियस, इतना खतरनाक माना जाता है, उसमें इतनी समझ थी कि मुझे उठना है और मुझे उस इंसान को अवॉइड करना है। तो ये समझ आप कहाँ मिलेगी? हम इंसान होकर ज़्यादातर पंगे लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं ठीक है देख लिया जाएगा, क्या होगा। बट उस जंगली जानवर में वो जो समझ देखी मैंने, धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इंसानों से बहुत 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 बेहतर जंगली जानवरों की सोच है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही आपने अच्छा किस्सा हमें बताया कि मतलब वो बाघ, अगर मैं उसकी जगह होती शायद, मतलब उस आदमी के, मैं तो डर ही जाती हूँ, भाग जाती हूँ वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप जब कहीं भी जंगल में जाती हैं फोटोग्राफी के लिए, तो आप किस किस्म की तैयारियां करती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने कैमराज रेडी करती हूँ, बैटरी और मेमोरी कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि हम कैमरा लेके पहुंच गए और हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, भूल गए। तो हमारे लिए जो डरावना सपना होता है वो ये होता है, कहीं बैटरी तो नहीं रह गई या कहीं मेमोरी कार्ड तो नहीं रह गया। तो वो विशेष तैयारी बस वही करनी पड़ती है। बाकी पहनावे पे हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरह के कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं, उस तरह के कपड़े पहनने होते हैं जो जंगल में चमके नहीं। जैसे कि खाकी, काला, ग्रे, ये सारे कलर हम लोग प्रेफर करते हैं। अगर हम लाल, पीले, नीले पहन कर जाएंगे तो जंगली जानवर पसंद नहीं करेंगे उसे। अच्छा, आप मेरे ख्याल से जानवरों की साइकोलॉजी किसी हद तक जान ही गई होंगी। जी जी, उसके बारे में बताइए, क्या ऑब्जर्व किया आपने? जंगली जानवर, जैसे अभी मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिग कैट्स में है। कभी कुछ लायन हो गए, टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए। तो लेपर्ड्स को जब मैंने ट्रैक करना शुरू किया, उनकी फ़ोटोग्राफी करनी शुरू की, तो मैंने रियलाइज़ किया कि लेपर्ड सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि वो कभी इंसानों के सामने ना आए। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो प्रजाति है वो लेपर्ड की है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे एनसीआर के आसपास बहुत लेपर्ड्स हैं। अच्छा जी, आप उन्हें देख नहीं सकते, वो हमें देख सकते हैं। तो जिस तरह से वो इंसानों को अवॉइड करते हैं, वही एक बहुत बड़ा उनका जो सक्सेस है, जो जिस तरह से वो फैल रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि अगर वो नज़र आने लग गए तो आपको पता है इंसान कैसे हैं। जी। अच्छा, प्रियांशा जी, कोई एक ऐसा हादसा कभी आपके साथ पेश आया है? आप अपना काम कर रही हैं, उस वक्त आपके साथ कुछ ऐसा डरावना हादसा पेश आ गया या आप एकदम डर गई हो? कभी कोई ऐसा नहीं, ये तो है कि जंगल ने हमेशा मुझे बेहतरीन खूबसूरत यादें दी हैं। कभी भी कुछ ऐसा डरावना नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भी जब जंगल जाते हैं तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, एक दूरी मेंटेन करके रखते हैं। इसको रिस्पेक्ट बोलिए जंगल के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, और वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपने कोशिश की कि हम और करीब चले जाएं और हम उसे छेड़ने की कोशिश करें, तो वो मेरे ख्याल से जानवर अपने पीस, मतलब शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि आप दूर से ही हमें देखिए। यदि हम उस डिस्टेंस को काट कर उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो वो अटैक करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी खतरनाक चीज़ें ना हो हमारे साथ, हम उसका पूरा ख्याल रखें। जी। अच्छा प्रियांशा, आपसे जानना चाहेंगी कोई ऐसी खूबसूरत याद या ऐसा, मतलब आपकी सबसे फेवरेट कोई पिक्चर जो आपने कभी क्लिक की हो अपने काम के दौरान? जी जी जी, बिल्कुल। मैं आपके साथ तभी साझा करती हूँ जो
पिक्चर्स मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के दौरान क्लिक की है, उनमें से 2 यादें बहुत ही खूबसूरत हैं। एक, जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक टाइग्रेस एकदम हेड ऑन चली आ रही थी हमारी तरफ, अच्छा। और उस हेड ऑन के बाद वो अचानक पेड़ पे चढ़ गई। बाघ कभी भी पेड़ पे चढ़ते नहीं हैं, बहुत ही रेयर है, तो वो एक अनोखी याद है। और दूसरी सबसे खास याद है ब्लैक पैंथर। अच्छा। या जो लेपर्ड है, काला लेपर्ड, मेलानिस्टिक लेपर्ड, तो इंडिया में सिर्फ काबिनी में देखा गया, ताड़ोबा में देखा गया और एक पेंच में देखा गया। तो अभी तक सिर्फ 3 ऐसे ब्लैक लेपर्ड्स की रिपोर्ट थी। जिस दिन मैं पेंच पहुंची उस दिन पहली बार मैंने इंडिया का चौथा ब्लैक लेपर्ड मैंने अपनी आंखों से देखा और उसे कैमरे में भी उतारा। वाह। तो वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन याद थी। जी। अच्छा, आप अभी तक कहाँ कहाँ गई हैं, मतलब किन किन जंगलों की सैर आपने की है? मैं नॉर्थ के जंगल और सेंट्रल इंडिया के जंगल मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं, जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और ऐसे बहुत सारे। तो मैंने लगभग सारे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के जंगल कवर किए हैं। अभी साउथ जाना बाकी है। अच्छा, तो ये पैशन आपका जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैंने शुरुआत की थी बांधवगढ़ से। वैसे कहा जाए बचपन में भी गई हूँ मैं जिम कॉर्बेट गई हूँ, बट ये जो जर्नी, जो असली जर्नी शुरू हुई वो मेरी बांधवगढ़ से शुरू हुई है, इसीलिए बांधवगढ़ मेरे दिल के बहुत करीब है। तो बांधवगढ़ पहले मैं बहुत रेगुलर जाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने हर जंगल का लुत्फ़ उठाना शुरू किया, तो मैं अब सारे जंगल जाती हूँ। जी। अच्छा प्रियांशा जी, हम चाहेंगे कि आपका जो आपने काम किया अभी तक उसकी एक झलक देख लें। जी ज़रूर। आपको अभी दिखाते हैं हमारी कुछ वीडियोस और पिक्चर्स जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए इस जर्नी के दौरान जो मैंने क्लिक की हैं। अच्छा प्रियांशा जी, बहुत ही अच्छा लगा, आपने इतनी सारी बातें हमसे कही और इतने दिलचस्प किस्से भी हमसे साझा किए। अच्छा, आप चाहेंगे कि आप जो हैं, हमारी जो ये यंगस्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर से ख़वातीन, उनके लिए कोई पैगाम या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी। जैसे अगर मेरा केस लिया जाए तो मेरे पेरेंट्स ने और मेरे रिश्तेदारों ने यही उम्मीद की थी कि भाई पीएचडी की है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगी, बट फिर जहाँ मेरा दिल लग गया मैंने वो प्रोफेशन उठा लिया। मैं टूर ऑर्गेनाइज़ करने लगी, बिकॉज़ ये जो फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, बहुत ही एक्सपेंसिव शौक है और उसको पूरा करना है, मुझे जंगल में भी रहना है, तो मैंने वाइल्ड लाइफ टूर ऑर्गेनाइज शुरू करना। तो लड़कियों के लिए ऑब्वियसली ये फील्ड बहुत सेफ नहीं मानी जाती है, बट ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं खुद ये काम करती हूँ, ये बिल्कुल सेफ है। और आपको अपने सारे लिमिट्स देखने चाहिए कि आप और क्या क्या कर सकते हो। एक चीज़ में बंद के मत रहें। आपने एक तरीके की तालीम ली है, एक तरीके की पढ़ाई की है, वो ठीक है, बट आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप क्या क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ आजकल आप देख रहे हैं कि रोज़गार के बहुत 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 सारे ज़रिए खुल रहे हैं जी। उसका जो मेन रीज़न यही है कि हम धीरे धीरे हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है और एक बंधन से निकलना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही प्रियांशा जी कि अपने आप को समझना, अपने शौक़ को, अपनी सलाहियतों को समझना बेहद ज़रूरी है और जो आपका दिल कहता है वही कीजिए, उसी लाइन में जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो आपकी जॉब बहुत चैलेंजिंग है, वाकई मुझे तो एक चूहे से भी डर लगता है अगर मैं अपनी बात कहूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को, ख़ास तौर से ख़वातीन को बहुत ही अच्छी जानकारी फराहम की और इतने प्यारे से आपकी जो ये जॉब है इसके बारे में बताया।
शुक्रिया शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूँ। जी नाज़रीन, हमें यकीन है कि आज का ये शुमारा भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा और हमें ये भी यकीन है कि जिन लोगों से हमने आपकी मुलाकात करवाई है उनकी कहानी देखकर और सुनकर आपको कहीं ना कहीं एक सबक मिला होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, हौसले के साथ ज़िंदगी जीने का। तो चलिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, अगली मर्तबा फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। लड़को आओ, चलो मश्क करो। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत दाखिले का मसला हो गया है। तो बैंक को शिकायत करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, पर वो गूगली पर गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में तीसरा अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक अपनी शिकायत को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी शिकायत सुलझाने का, और वो भी मुफ्त। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। हमारे इस खास पेशकश में आज बात इंडिया अमेरिका ट्रेड रिलेशंस की। यूएस एक ऐसा मार्केट है जहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं गुड्स और सर्विसेज, और इंपोर्ट कम करते हैं। इंडिया इस समय जो है कहा जाता है यंगेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर, जो 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग वो जो है पॉपुलेशन है। भारत एक नए शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस नई शक्ति से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतनी आशाएं हैं, स्पेशली इकोनॉमिक फील्ड में। दुनिया मेरे आगे, जुमेरात रात 8:30 बजे और बरोज जुमा 12:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। अब तो चलते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इश्क वाले तो ख्वाब में गुम हैं, हुस्न वाले नकाब में गुम हैं। आशनाई का दम भी भरते हो, हम कलामी से कितना डरते हो। हम तेरे इश्क में हैं दीवाने, ये तेरा दिल सनम जानता है। भूल कर सारी दुनिया तुझे भी हमको महसूस करना पड़ेगा। आखिरी ज़र्ब दिल पर लगाते हुए कौन रुखसत हुआ मुस्कुराते हुए। हमारी खास पेशकश कवि हाजिर है, बरोज हफ्ता रात 8 बजे और बरोज